ये आप दोबारा उससे फिर फोन कर देती थी कोई बोर्ड वाली को। हाँ सती जैसे। हाँ मैं कहूँगी अगर बैंक फॉर्म चेंज करवा लें और फिर शनाख्ती कार्ड भी बनवा लें तो फिर क्या है, वो कर देंगे। तो शनाख्ती कार्ड तो ये है, डेट ऑफ बर्थ तो इसको ये कर दो। चलो अब तो 10 बज गए, सुबह दोबारा से फोन करेंगे। क्या मतलब? नहीं, वैसे उसको स्टडी के लिए अगर वो अप्लाई करे। ऐसे छोटा मोटा साल का कोर्स होते, थोड़ी फीस वाले। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।
फर्स्ट ऑफ ऑल डू लेट मी नो कि प्रेजेंटेशन आपको शो हो रही है और मेरी वॉइस भी क्लियर है। जी, मेरी आवाज आ रही है और वॉइस आपको प्रेजेंटेशन भी शो हो रही है। अच्छा, चलो जी, गुड हो गया। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि कल फिजिकल क्लासेस हैं और वो कराची वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो कराची वाले या सिंध के जितने भी हैं वो उधर आ जाएं। दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जो मैंने आप लोगों से सीपीटी आर्स की बात की थी, वो सीपीटी आर्स की हमें अप्रूवल मिल चुकी है। ठीक है, हमें भी मिल चुकी है और मेडिक प्रो जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके साथ मैंने कोलैबोरेशन खत्म की थी, उनको भी मिल चुकी है। तो अब आप लोगों के साथ दोनों ऑप्शन पॉसिबिलिटीज हैं कि आप सीपीडीआर से चले जाएं और आपका जो एज पर कमिटमेंट मैंने कहा था कि पहले तो डिप्लोमा सिर्फ यूके से एफिलेटेड था, अब आपके पास सीपीडीआर नहीं है। और सीपीडीआर की प्लस पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सीपीडीआर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होते हैं। यूके वाले तो सिर्फ यूके में होगा, लेकिन सीपीडीआर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। तो अब आपको जो सीपीडीआर मिलेंगे, जो आपके सर्टिफिकेट पे सीपीडीआर का स्टैंप होगा, जिसका लिंक मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। तो अब जब भी आपका ये आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा, तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट और आपका सर्टिफिकेट दोनों विद सीपीडीआर के साथ साथ आपको यूके एक्रीडेशन में मिल जाएगी। तो ये कल ही मेरी मीटिंग हुई है और कल फाइनल हमें उनकी तरफ से जो है अप्रूवल मिल चुका है। तो चलें, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, लास्ट जो हमने चीजें डिस्कस की थी वो ये थी कि हमने 6 चैप्टर्स हमने अपने बुक से पढ़े थे। लेकिन अब हम जो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे वो हम ना एक दो कंडीशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, स्पेशली वो कंडीशन जो मोस्ट कॉमनली हम चीजों को फेस करते हैं, जिन चीजों के बारे में हमें बेसिक चीजें पता होती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उनके ऊपर काम करना, उनको थोड़ा सा गो थ्रू करना, वो बहुत ही जरूरी होता है। तो मैंने सोचा कि अब हम जो 2-3 क्लासेस लेंगे वो हम इसके बुनियाद पे लेंगे, ताकि जब तक हमारी फिजिकल क्लासेस हों दोबारा, टिल देन हमारे पास 5-6 कंडीशन है जिनको हम मुकम्मल उसको डिस्कस कर लिया करें। तो पहली कंडीशन मैंने टारगेट की है शाटिका को, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मोस्ट कॉमन है बैक पेन, मोस्ट कॉमन पेशेंट बैक पेन वाले शाटिका में जो है इनरोल्ड होते हैं। तो उन चीजों को देख लें, इसके बाद फिर हम जो है वो इंशाल्लाह आगे बाकी कंडीशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक हम 2 कंडीशन कोई और पढ़ लेंगे। बहरहाल, तो शाटिका से हम सब लोग वाकिफ हैं कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी जो शाटिक नर्व है वो इन्वॉल्व हो जाती है, जो आपकी L4-5 S1-2-3 से निकलती है और आगे चल के उसकी जो सिम्टम्स है वो पैर तक जा रही होती हैं। अब पिछली बार भी मैं डीजी खान में जब था तो मैंने कुछ बेसिक लो बैक पेन की क्लासिफिकेशन बता दी। मैं फिर से थोड़ा बहुत आपको बेसिक बता देता हूँ कि शाटिका को भी डायग्नोसिस करने के लिए कुछ हमारे पास असेसमेंट है, कुछ एग्जामिनेशन है। सबसे पहली सिम्टम हिस्ट्री में पेशेंट की क्या होगी कि पेन बैक से तो स्टार्ट होता है या बटक से होगा, अगर प्रीफॉर्मस सिंड्रोम की वजह से है तो पेन बैक या बटक से स्टार्ट होगा, लेकिन ऑल द वे ट्रेवल करेगा और बिलो द नी जाएगा। मतलब ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट कहे कि मुझे पेन बैक या बटक से हो रहा है लेकिन घुटने के अब ऊपर तक है, घुटने से नीचे नहीं जा रहा। तो इस तरह की हिस्ट्री नहीं होगी, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 ये चीज है कि घुटने से नीचे तो जा रहा है, शार्प शूटिंग पेन का होना लाजम है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा पेशेंट आपके पास हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम के साथ आ जाए या ग्लूटस प्रॉब्लम के साथ आ जाए, उसका काफ मसल में अलग पेन हो, मस्कुलर पेन हो, और आपके थाइज में अलग पेन हो, लेकिन दोनों पेन को आप वो यही कहे कि एक ही पेन है, तो ये भी आप लोगों ने उसको अलर्ट करना है। बहरहाल, तो शार्टिका एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका बैक पेन या बटक पेन से स्टार्ट होता है। बटक पेन भी प्रीफॉर्मस सिंड्रोम भी बैक पेन तो जरूर कराता है, तो क्योंकि जाहिर सी बात है उसका गेट पैटर्न वगैरह सारा खराब हो जाता है और उसका पेन ऑल द वे अगर घुटने से नीचे ट्रेवल करता है, देन यू कैन कॉल इट कि दिस इज द शाटिका। फिर कुछ चीजें हैं जिनको हमने असेस करनी है, तो ये मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ। आउटलाइन है इसकी, इंट्रोडक्शन है। जैसे इंट्रोडक्शन हमने दे दिया, इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि शाटिका एक ऐसी कंडीशन है जो शाटिक नर्व की इरिटेशन की वजह से होती है। अब वो इरिटेशन किसी भी वजूहत से हो सकती है। वो इरिटेशन आपकी जो है वो इस बात पे भी हो सकती है कि पायरिफॉर्मस रीजन हो सकता है, वो इरिटेशन आपकी डिस्क पैथोलॉजी हो सकती है, वो इरिटेशन आपकी डायरेक्ट हिट हो सकता है, वो इरिटेशन स्पाइनल स्टिनोसिस वजह बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, अनेटमी अगर हम बात करें तो शार्टिक नर्व आपकी सबसे बड़ी नर्व है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, L4-5 S1-2-3 से निकल रही होती है, और इसके जो डर्माटोम या जो इसके मायोटोम जो इसकी सप्लाई है वो घुटने से नीचे जाती है। लास्ट इसकी जो ब्रांच है वो आपकी सूरल नर्व है। मतलब शार्टिक नर्व पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को नी तक सप्लाई करती है, नी के नीचे फिर टिबियल और कॉमन पेरिनेम में डिवाइड हो जाती है, फिर वो एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट संभाल लेते हैं, और आखिर में जाके भी ये सूरल नर्व की ब्रांच भी इसी की ही ब्रांच अल्टीमेटली। तो उसको भी एपिडेमोलॉजी की बातें बातें करें तो ज्यादातर
इसका ताल्लुक मेल फीमेल जेंडर से इतना नहीं है वैसे, लेकिन मेल में ये ज्यादा पाई जाती है। और ओबेसिटी से ज्यादातर कंसर्न है उन पेशेंट में जिन पेशेंट में इमोबिलिटी या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, या जो है वो पेल्विक टिल्ट के प्रॉब्लम्स है फॉर एग्जांपल, उन पेशेंट की जो कह लें कि उनमें ये ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम इसकी क्या है? नर्व की सिम्टम्स। नर्व की सिम्टम्स को होना लाजम है। नर्व की सिम्टम्स आपके सामने मतलब शार्प शूटिंग पेन, पैरास्थीसिया, टिंगलिंग वगैरह, ये सारे नर्व की सिम्टम्स, इनका जो है वो होना लाजम है। इसके बाद बाकी सिम्टम्स में पेशेंट का पेन जो है वो घुटने से नीचे जाना लाजम है। इसके अलावा कोई और रीजन हो सकता है, लेट सपोज अगर वो कहे घुटने से नीचे नहीं जा रहा, तो अगर शार्प शूटिंग पेन है तो मतलब नर्व इन्वॉल्व है। अगर आपका जो है वो घुटने से नीचे जा रहा है तो कंफर्म है ये आपकी शार्टिक नर्व है। तो इन चीजों को, और वो भी पोस्टीरियर, अगर कोई कहे कि मेरा लेटरली पेन आ रहा है तो वो भी शार्टिक नहीं होगी। कोई कहे एंटीरियर है तो वो शायद फीमोरल नर्व हो सकता है। तो इन चीजों को ना बेसिक समझना लाजम है। उसके बाद इचियोलॉजी की अगर बात करें, कॉज की बात करें, तो ये सब कॉज है हमारे पास, ओबेसिटी, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, पोस्टीरियर। अगर ग्लूटस की बात करें तो पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन मोस्ट कॉमनली जो है वो शाटिका कराती है। आपके पास प्रेगनेंसी हो गई, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो गया, ओबेसिटी हो गई, ग्लूटल कंप्रेशन हो गया जिन लोगों का ज्यादा सिटिंग है, वॉलेट पुटिंग इन द बैक पॉकेट, पीछे वाले पैंट के पॉकेट में वॉलेट पुट करना या इम्बैलेंस बैठना, these all are the possible। अगर कोई डायरेक्ट हिट हो, परिफॉर्मेंस की शॉर्टनेस हो, these all are the causes which can cause the sciatica। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो ऐसी कंडीशन जिसको आप डिफरेंशिएट करें कि लेट सपोज अगर कोई शाटिका नहीं है, फॉर एग्जांपल अब शाटिका लंबर स्पाइन भी कराती है, परिफॉर्मस सिंड्रोम भी कराता है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन देम? उन चीजों को देखना। जैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस के एक दो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि परिफॉर्मस सिंड्रोम में पेशेंट को बटक पेन ज्यादा होता है और स्पाइनल पेन कम होता है। मतलब जिन पेशेंट्स में आपके पास बैक पेन हो रहा है, शाटिका हो रहा है, लेकिन लंबर स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट है, उसको बैक पेन ज्यादा होगा। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनको पारिफॉर्मस सिंड्रोम की वजह से शाटिका हो रही है, तो उसको बैक पेन कम होगा लेकिन बटक पेन ज्यादा होगा। तो ये क्या है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस है आपका। दूसरा, अगर आप उसी पेशेंट को अगर लंबर स्पाइन से पेन आ रहा है, लंबर में मोबिलाइज करेंगे तो पेशेंट का पेन बढ़ेगा, जिसको हम पीपीवीआईएम बोलते हैं, चेक करने के लिए। और अगर जब आप बटक पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो बटक में परिफॉर्मस सिंड्रोम वाला पेशेंट कहेगा कि मुझे ज्यादा पेन हो रहा है। तो ये कुछ अलामत हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। तीसरी चीज उसके बाद है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब पेशेंट आपके पास किस तरह प्रेजेंट करता हुआ आता है। मैनिफेस्टेशन इनडायरेक्टली यू कैन कॉल इट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। उसकी पहचान क्या होगी? तो उसकी पहचान आपके सामने ये है कि वो पेशेंट एक तो पेन के साथ आएगा, बैक पेन के साथ, बटक पेन के साथ आएगा, उसको शॉर्प शूटिंग पेन होगा, जिस तरफ का शाटिका है प्रोबेबली वो उस तरफ वजन कम देता हुआ नजर आए, आपको लिम्प करता हुआ नजर आए, उसका प्रोबेबली उस तरफ पेल्विस भी थोड़ा सा ड्रॉप हो जाए, और भी वगैरह वगैरह उसकी पहचान हो सकती है। ठीक है, देन फिजिकल एग्जामिनेशन जो अब अभी देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसका पीपीवीआईएम करेंगे। अगर परफॉर्मेंस से आ रहा है तो डायरेक्ट मसल को स्ट्रेच करेंगे चेक करने के लिए, हम पेशेंट की नर्व मोबिलाइज करेंगे चेक करने के लिए, स्पाइन मोबिलाइज करेंगे चेक करने के लिए। फिजिकल एग्जामिनेशन, स्पेशल टेस्ट आपके पास एसएलआर टेस्ट है, और आपके पास टिबियल और दोनों नर्व्स को अलग डिफरेंशिएट करने की टेस्ट है, परफॉर्मेंस रिलीज टेस्ट है। परफॉर्मेंस के लिए हम सबको पता है कि बहुत सारे और भी टेस्ट होते हैं जो परफॉर्म, जस्ट लाइक फेयर टेस्ट है, FAIR टेस्ट है, ये परफॉर्मेंस के टेस्ट हैं। VT मैनोवर टेस्ट है, रेजिस्टेड एब्डक्शन टेस्ट है, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इमेजिंग मॉडलिटीज, मतलब समटाइम हमें एक्सरे से तो इतना नहीं पता चलता, MRI से ज्यादा पता चलता है। एक्सरे में हम ज्यादा स्पेस दे सकते हैं कि क्या स्पेस की कंप्रेशन तो नहीं है, लेकिन MRI में डिटेल में बता सकता है कि इसका डिस्क बल्ज है या पैथोलॉजी है वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैनेजमेंट और फाइनली उसकी समरी। ये सारी चीजें हम इस प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। फिर हम अब इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब शाटिका का मकसद क्या है? शाटिका का मतलब है शाटिक नर्व की इरिटेशन। जब आपकी शाटिक नर्व इरिटेट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है किसी भी वजूहत से, चाहे वो कंप्रेशन ही क्यों ना, इरिटेशन मतलब डिस्टर्ब होना, और वो डिस्टर्बेंस इरिटेशन किसी भी वजह से हो सकती है, डायरेक्ट हिट की वजह से, किसी भी वजह से। तो शाटिक नर्व डिस्टर्ब हुई, वो शाटिका कराएगी। ठीक है, इसको इन्फ्लेमेशन हम शाटिक नर्व नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी वजह है कि डायरेक्ट इन्फ्लेमेशन सिर्फ इरिटेट नहीं करती, और भी बहुत सारी, प्रीफॉर्मस मसल कंप्रेस करेगा तो वहां पे शाटिक नर्व इन्फ्लेम नहीं होगी लेकिन इरिटेट होगी। ठीक है, तो शाटिक नर्व का इरिटेट होना इज द शाटिका, और उसका पेन ऑल द वे नीचे जाना, बैक से या बटक से लेके, लेकिन बिलो द नी जाना, लेकिन पोस्टीरियर। सेकंड लाइन पढ़ें, पोस्टीरियर टू हिप, पोस्टीरियर टू नी, पोस्टीरियर टू द एंकल। कभी भी ये नहीं होगा कि नी के पोस्टीरियर है लेकिन एंकल के एंटीरियर है, ये हमेशा याद रखिएगा। तीनों डायरेक्शन में ये पोस्टीरियर होना लाजिम है, अप टू द एंकल, काफ मसल तक भी ये जाएगी लेकिन पोस्टीरियर जाएगी। फिर उसके बाद डेफिनेशन है इरिटेशन ऑफ शाटिक नर्व काजिंग द बैक पेन वगैरह एक्सेट्रा।
एनाटमी की बात करें तो इसकी एनाटमी जो है वो क्या होगी, L45S123 से निकलती है। और दूसरा जो शाटिक नर्व है वो लॉन्गेस्ट नर्व है, जो बटक से पेल्विस से आपके क्रॉस करती है ग्रेटर शाटिक नॉच। ग्रेटर शाटिक नॉच एक किस्म का सुराख है, हॉल है, जो आपके पेल्विक बोन में होता है। वो बना ही इनकी ट्रेवलिंग के लिए, वहां से ये निकल के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आ जाती है। और प्रीफॉर्मस मसल्स के बिलो, याद रहे ये सिर्फ हर बार प्रीफॉर्मस मसल के बिलो नहीं होती, ये एनाटमी वेरी करती है। समटाइम प्रीफॉर्मस मसल के साथ साथ गुजर रही होती है, समटाइम उसके नीचे करे, क्योंकि हर बंदे की एनाटमी के ऊपर वेरी करती है। फिर शाटिक नर्व ट्रेवल करती है डाउन, और घुटने के पीछे पॉप्लिटेल एरिया में ये डिवाइड हो जाती है ट्रिबेल और पेरोनियल में, ठीक है। उसके बाद बाकी इसका कोर्स रूट क्या है, हिप के भी पोस्टीरियर है, नी के भी पोस्टीरियर और एंकल के भी पोस्टीरियर, ये इसकी एनाटमी है सिंपल। नर्व कोर्स को देखो तो जिन जिन मसल को ये सप्लाई कर रही है, सबसे पहले लंबर से L45 को निकलती है, तो L45 जिन जिन मसल को सप्लाई करेगा उनके नाम है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर है, ये आपके पास शाटिक नर्व है। फिर शाटिक नर्व जैसे ही पोस्टीरियर थाई में गुजरेगी, तो पोस्टीरियर थाई में हैमस्ट्रिंग के जितने भी मसल्स हैं, सेमीटेंडोनस, मेम्ब्रेनोस, उनको सप्लाई करेगी। उसके अलावा भी अगर वहां पे कोई मसल्स हैं लाइक पारिफॉर्मस है, उनको सप्लाई करेगी। फिर पोस्टीरियर नी के बाद जैसे एंटर होगी तो ये ट्रिबियल और पेरोनियल नर्व में हो जाएगी, फिर जो आपके सूरल नर्व तक जाती है। फिर आपके पास जो गैस्ट्रोक्नीमस और सोलियस के मसल है, काफ मसल जिनको बोलते हैं, उनको भी सप्लाई करेगी। दिस इज हाउ दे, तो ये मोटर नर्व सप्लाई। और डर्माटोमल होगा तो वही स्किन को जो सप्लाई करेगी वो डर्माटोम हो जाएगा, सिंपल। साइन एंड सिम्टम की हम बात करें तो सबसे पहले क्या सिम्टम होगा, पेन, और वो भी इंटेंस शार्प शूटिंग पेन होगा। बटक में हो सकता है अगर पिरिफॉर्मस सिंड्रोम है, कमर में होगा अगर डायरेक्टली लंबर की पैथोलॉजी है। लंबोसेक्रल रेडिकुलर पेन है अगर डायरेक्टली लंबर से आ रही है। नमनेस होगी क्योंकि नर्व की 5 से 3 4 सिम्टम्स का होना लाजम है। टिंगलिंग, पैरास्थीसिया, नमनेस मतलब वहां पे उस एरिया में सुन होना। फिर वो वक्ती भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। वक्ती ऐसे है जैसे हम नीचे जमीन पे बैठते हैं तो कुछ टाइम के लिए हमारी टांगे भारी हो जाएंगी, वजनी हो जाती है, क्योंकि नर्व सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन वो वक्ती होता है। उसके बाद परमानेंट भी हो सकता है, परमानेंट नमनेस पैरालिसिस भी करा सकती है बहरहाल। उसके बाद मसल वीकनेस होगी। अब जाहिर सी बात है जिन जिन मसल्स को ये सप्लाई करती हुई आ रही है, हैमस्ट्रिंग के मसल्स को, काफ मसल को, वो मसल वीक हो जाएंगे अल्टीमेटली, अगर उनको ज्यादा टाइम के लिए सप्लाई सही ना मिली। गेट डिसफंक्शन होगा, जिस तरफ की शाटिक है उस तरफ का जाहिर सी बात है गेट डिस्टर्ब हो जाएगा। पेशेंट कोशिश करेगा वहां पे मैं वजन कम दूं, दूसरी टांग पे वजन ज्यादा दूं। अल्टीमेटली अगर क्रॉनिक में चला गया, वो मसल वीक हो गया, तो वो अल्टीमेटली उसके ऊपर वजन नहीं दे पाएगा। इफ यू रिमेम्बर, तो जो हमने जो हमारा जो वो था डीजी खान में जो हमने देखा था, मेहदी जो लड़का था, उसकी हम बात करें तो वो प्योर हमारे पास केस है कि 2 साल पहले उसकी पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन हुई है, जिसकी वजह से उसको शाटिका हुई थी। शाटिका की वजह से उसकी कॉमन पेरोनियल नर्व डिस्टर्ब होने की वजह से उसका फुट पैरासिस में चला गया। ये मसल वीकनेस है। अब जब इसका आप लिम्फ चेक करोगे ना, तो आपको फील होगा कि ये लेफ्ट साइड में वजन कम दे रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो मसल वीक है तो उसको बेयर नहीं कर पा रहे, सिंपल, ठीक है। सेंसरी इंपेयरमेंट जहां जहां पे L23 ये L45S123 सप्लाई करती है, दैट एरिया अल्टीमेटली विल बी इंपेयर्ड। और इसको हम चेक कैसे करेंगे, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन से। क्या चेक करेंगे हम वहां पे किसी चाबी से, किसी नोकदार चीज से, या न्यूरो हैमर से रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक करेंगे, तो हमें वहां पे सेंसरी इंपेयरमेंट मिलेगी। सेंसरी इंपेयरमेंट के बाद जाहिर सी बात है सेंसरी डिस्टर्बेंस हम उसको कहेंगे। हॉट एंड कॉल्ड टिंगलिंग सेंसेशन होंगी, जाहिर सी बात है नर्व इन्वॉल्वमेंट है तो टिंगलिंग सेंसेशन तो हमें मिलेंगी। रिफ्लेक्सेस अफेक्टेड होंगे क्योंकि रिफ्लेक्सेस दे आर अल्टीमेटली इनवॉलंटरी, बट वो भी एक रिफ्लेक्सेस है। और रिफ्लेक्सेस जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्सेस हैं, वी ऑल नो दैट कि वो ऑटोनोमस है, उसको स्पाइनल नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता, लेकिन अल्टीमेटली वो अफेक्टेड होंगे, ठीक है। एंड देन दी पैरास्थीसिया आर द डिसथेरेसिस। पैरास्थीसिया मतलब डिस पैरास्थीसिया और डिस पेरा पेरिफेरी को बोलते हैं डिस, जिस तरह ब्रेडिकाइनेसिया और डिसकाइनेसिया, मूवमेंट का खत्म हो जाना, मूवमेंट का स्लो हो जाना। तो पैरास्थीसिया मतलब नमनेस लॉस हो जाना, लेकिन थोड़ा बहुत, ठीक है। देन अगर इचियोलॉजी की हम बात करें तो उसके मेन कॉजेज मैं आपको बता चुका हूँ। स्पाइनल कॉजेज है, एक्स्ट्रा स्पाइनल कॉजेज है। स्पाइनल कॉजेज में पहले पे आता है डिस्क हर्निएशन, जिसमें डिस्क हर्निएशन में आपको पता है डिस्क पैथोलॉजी में डिस्क प्रोट्रूजन, डिस्क बल्ज, तो वो फिर भी मैनेजेबल है। लोगों को डिस्क बल्ज होता है लेकिन लास्ट में उनको शाटिका हो, लेकिन जैसे ही डिस्क बल्ज आपका हर्निएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आपका जो फ्लूइड है वो निकल के बाहर नर्व को कंप्रेस करता है। तो अल्टीमेटली ये डिस्क हर्निएशन किस लेवल पे होनी चाहिए, L45S12, L45 के दरमियान या L5S1 के दरमियान। ये दो डिस्क हैं, L45 और L5S1 वाली, जो शाटिका करा सकती है, बाकी नहीं कराएंगे, ठीक है। इस और मोस्ट कॉमनली भी यहाँ पे होता है स्पॉन्डोलोसिस, मतलब जब आपका एक वर्टिब्रा, स्पेशली ऊपर वाला वर्टिब्रा, कोई भी ऊपर वाला नीचे वाले के कंपेयर में आगे को निकल जाए, तो उसे हम कहेंगे एंटीरियर लिस्थेसिस
या स्पॉन्डिलोसिस थीसिस अगर आगे निकल जाता है तो अमूमन फॉर एग्जांपल L4-5 के दरमियान L4 जब L5 के कंपेयर में L4 आगे डिस्प्लेस हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू, आप जब उसको डायग्नोसिस एग्जामिन करोगे वाया एक्सरे तो आपको पता चल जाएगा L4 इसका थोड़ा सा L5 से बाहर निकला हुआ या L5 आपका S1 से बाहर कंपेयर टू निकला हुआ, तो उसको स्पॉन्डिलोसिस थीसिस कहते हैं। एंटीरियर लिस्थीसिस मतलब आगे को डिस्प्लेस हो जाना। तो जाहिर सी बात है जब L4-5 या L5 S1 के दरमियान वाला वर्टिब्रा आगे को डिस्प्लेस हो जाएगा तो वो आपका शाटिका करवा सकता है। जाहिर सी बात है आगे चल के वो डैमेज करेगा। स्पाइनल स्टीनोसिस ड्यू टू द आरए, स्पाइनल स्टीनोसिस वैसे तो डीजेनरेटिव चेंजेस है लेकिन किसी भी वजह से भी हो सकते हैं, जिसमें आपका जो स्पाइनल कैनोल जहां से स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा है वो नेरा होता जाता है। अब जाहिर सी बात है स्पाइनल कॉर्ड अगर नेरो हो रहा है स्पेशली लंबर लेवल पे और वहां पर नर्व भी गुजर रही है तो वो कंप्रेस हो जाएगी, दैट कैन अल्टीमेटली लीड टू द शेयाटिक। और ज्यादातर स्पाइनल स्टीनोसिस की वजह से बायलेटरल शाटिका होता है, यूजुअली कहा जाता है। अगर सेंट्रल डिस्क बल्ज हो तो उसकी वजह से भी बायलेटरल शाटिका होता है। स्पाइनल ट्यूमर अगर कोई हो जाए, किसी को कोई भी वजह से इन्फेक्शन या ट्यूमर हो जाए स्पाइनल कॉर्ड में स्पेशली लंबर स्पाइन में, तो वो भी स्पाइनल लंबर स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। एंड देन कोई भी डिस्कल इशू जैसे अभी हमने डिस्कस किया, एनी मैक्रोफेजेस सीक्रेट साइटोकाइनिन जो कि कंडीशन को वर्स कर सकता है। नॉन स्पाइनल कॉजेज में आपके पास प्रीफॉर्मस सिंड्रोम है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नॉन स्पाइनल मतलब जिसमें स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट ना हो। आपको पता है प्रीफॉर्मस स्पाइन का मसल नहीं है, पेल्विस का मसल है। तो नॉन स्पाइनल को एक्स्ट्रा स्पाइनल भी आप लोग कह सकते हो कि जहां पे प्रीफॉर्मस की इन्वॉल्वमेंट ना हो और उसकी वजह से अगर शाटिका अफेक्टेड हो सकती है। आपके पास प्रेगनेंसी भी नॉन स्पाइनल में आता है। कोई डायरेक्ट ट्रॉमा हो जाए, लेट सपोज अगर शाटिका को आपको किसी को शार्प ऑब्जेक्ट या कोई बुलेट लगती है डायरेक्टली प्रीफॉर्मस में या पोस्टीरियर हिप थाई में, तो वो भी स्पाइन को इन्वॉल्व नहीं करेगी, नॉन स्पाइनल में आएगी। कोई ट्रॉमा टू लेग होता है, लेग टांग के आपको लगता है सेक्रोइलियक जॉइंट की पैथोलॉजी हो तो सेक्रोइलियक जॉइंट भी आपका प्रीफॉर्मस है और सॉरी पेल्विस का पार्ट है और स्पाइन का इतना नहीं है। तो अगर सेक्रोइलियक जॉइंट किसी का डिस्प्लेस होता है फॉर एग्जांपल तो वो भी करा सकता है। या दूसरा ऑप्शन आपके पास पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप, हिप भी अगर पोस्टीरियरली डिसलोकेट करती है जस्ट लाइक ओवर किसी को एक्सेसिव हिप फ्लेक्शन हो गई और उसको डायरेक्टली हिट हुआ तो वो उसका हिप फ्लेक्शन में हमेशा पोस्टीरियरली डिसलोकेट होगा, दैट कैन अल्टीमेटली लीड टू द sciatica। तो कोई डीजेनरेटिव आर्थराइटिस हो गया लाइक ओए हो गया या कोई भी डीजेनरेटिव हिप आर्थराइटिस है वो नी पे आता है या स्पाइन पे आता है तो वो भी करवा सकता है। प्रेगनेंसी भी आपके पास हो सकती है स्पेशली सिटिंग। और फाइनली वॉलेट सिंड्रोम, वॉलेट सिंड्रोम या जिसको आसान लफ्जों में जब हम बैक पॉकेट पे एक तरफ जो है वो बड़ा वाला वॉलेट अगर पुट करते हैं और हमारी बाइक राइडिंग ड्राइविंग वगैरह या सिटिंग पोस्चर ज्यादा है या सिडेंट्री है और वॉलेट या वो बैक चीज में हमने प्रेस की हुई है तो अल्टीमेटली पेल्विस को इम्बैलेंस करेगा। तो जिस तरफ ये वॉलेट होगा या कोई चीज होगी उस तरफ का जो ग्लूटल्स कंप्रेशन हो जाएंगी और क्रॉनिक ग्लूटल कंप्रेशन कैन आल्सो लीड टू द sciatica। ठीक है। देन अगर हम इसको डिफरेंशियली डायग्नोस करें तो प्रीफॉर्मस सिंड्रोम से हमने कैसे डिफरेंशियली डायग्नोस करना है। प्रीफॉर्मस सिंड्रोम से हम ऐसे करेंगे कि पेशेंट का जो पैर है वो अल्टीमेटली एक्सटर्नली रोटेटेड होगा जिसको हम फेयर साइन कहते हैं, प्रीफॉर्मस साइन कहते हैं। पेशेंट को आपने सुपाइन लेटाया, सीधा लेटाया, उसके बाद दोनों पैर पेशेंट के न्यूट्रल पोजीशन में आप छोड़ दोगे। तो जो पेशेंट का प्रीफॉर्मस सिंड्रोम की वजह से शाटिका होगी वो अल्टीमेटली उसका पैर एक्सटर्नली रोटेटेड में चला जाएगा क्योंकि उसका प्रीफॉर्मस शॉर्ट है और प्रीफॉर्मस हिप का जो है वो एक्सटर्नली रोटेटेड है। लेकिन जिन पेशेंट को लंबर स्पाइन से शाटिका आ रही है लाजमी नहीं है कि उसमें प्रीफॉर्मस जो है वो शॉर्ट हो। इस तरह करके आप उसको डिफरेंशिएट करोगे। कोई एक्स्ट्रा स्पाइनल पैथोलॉजी हो लाइक अगर किसी का पोस्टरली हिप लोकेटेड डिस्क हुआ है तो वो भी हिप की एसएलआर नहीं कर पाएगा लेकिन आप उसको कभी भी शाटिका नहीं कहोगे। जाहिर सी बात है उसको अगर हिप डिसलोकेट हुआ है वो भी पोस्टीरियरली तो आप उसका एक्सरे वगैरह से निकाल सकते हो जिसमें पता चल जाएगा इसका जो ह्यूमरल फीमोरल हेड है वो पोस्टीरियरली डिसलोकेट हुआ है। कोई एसआई जॉइंट की पैथोलॉजी है तो सेक्रोइलियक जॉइंट के जितने भी टेस्ट है वो आप लोग परफॉर्म करोगे। लाइक आपके पास कंप्रेशन टेस्ट है, सेक्रल थ्रस्ट टेस्ट है, गैंडलिन टेस्ट है, फेबर पेट्रिक टेस्ट है। और ये सारी की सारी टेस्ट अगर लंबर स्पाइन शाटिका से आ रही है तो वहां पे ये टेस्ट शायद आपको सारे के सारे पॉजिटिव ना मिले। तो दिस इज हाउ यू नीड टू वेरीफाई। अगर कोई डायरेक्टली नर्व को ट्रॉमा हुई है फॉर एग्जांपल नर्व को अगर चोट लगी है तो अगर काफ मसल पे इंजरी हुई है तो लाजमी नहीं है कि वो शाटिका करवाए। तो इस तरह करके आप उनसे पूछ सकते हो कि पेशेंट को पेन या सिम्टम्स आपकी कहाँ से आ रही हैं और कहाँ से शुरू हो रही हैं। दिस इज हाउ you need to examine you need to differential diagnosis। मेटास्टेटिक अगर कोई डिजीज है जो प्रोपेगेट हुई है किसी और रीजन से आ रही है तो लाजमी नहीं है कि वो शाटिका की सिम्टम प्रोड्यूस करे। वो जिस एरिया पे मेटास्टेटिसाइज होगा जहां पे वो ट्यूमर या इन्फेक्शन होगा वहां से ही सिम्टम उसकी
वर्स होंगी, ठीक है। और अगर कोई वेस्कुलर प्रॉब्लम है, लाइक कोई ब्लड डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल कोई ब्लड इनसफिशिएंसी डिसऑर्डर है, तो वो भी आपको शाटिका करवा सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकली प्रेजेंटेशन क्या होगी? पेशेंट को अक्सर कंप्लेन रहेगी कि जिन पेशेंट में शाटिका होगी वो कहेगा, अगर लंबर स्पाइन की वजह से आ रही है तो पेशेंट कहेगा कि मैं जब खांसता हूँ या स्क्वीज करता हूँ, छींकता हूँ, तो मेरा एब्डोमिनल प्रेशर पड़ता है और प्रेशर से मेरा जो सिम्टम्स है वो बढ़ती है। जाहिर सी बात है, वी ऑल नो दैट कि जब हम अच्छा खासा स्क्वीज करते हैं, कफ करते हैं, तो हमारे एब्डोमिनल मसल्स भी काम कर रहे होते हैं और वो लंबर स्पाइन पे प्रेशर डाल सकते हैं, जिसकी वजह से सिम्टम बढ़ सकती है। लेकिन अगर उसी की जगह पे उसको प्रीफॉर्मस सिंड्रोम का पेशेंट है, तो वो कंप्लेन करेगा कि सिटिंग में मुझे ज्यादा पेन होता है, जब मैं चलने लगता हूँ तो वो थोड़ा बहुत ईज हो जाता है, ठीक है। पेन इज बेटर इन वॉकिंग, पेशेंट का पेन वॉकिंग में ज्यादा है, ठीक है। वॉकिंग और लेटने में जो है वो बेहतर है, सॉरी ज्यादा है मतलब कम है, बेहतर है, ठीक है। अगर पेशेंट का पेन वॉकिंग में बेहतर है और वहां पे जो सिटिंग होगी तो वो अगर बढ़ाती है, अगर उसकी वॉक, वो कहता है मैं वॉक में ठीक हूँ लेकिन जब मैं बैठता हूँ तो ज्यादा, तो हमारे माइंड जा सकता है कि शायद इसको प्रीफॉर्मस में पेन है तभी इसको सिटिंग में पेन हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड पेन इज वर्स इन सिटिंग, पेन इज वर्स इन सिटिंग एंड स्टैंडिंग। जब वो ज्यादा देर के लिए खड़ा होता है या ज्यादा देर के लिए बैठता है, उसका पेन बढ़ता है। तो दिस इज हाउ वी कैन कंक्लूड कि शायद उसका पेन जो है पाइरिफॉर्मस सिंड्रोम से आ रहा है। लेग पेन इज सीवियर देन द बैक, उसकी टांग में ज्यादा दर्द है, कमर में कम है। तो मतलब ये भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है आपका शाटिका कमिंग फ्रॉम प्रीफॉर्मस सिंड्रोम। मैंने बताया था प्रीफॉर्मस सिंड्रोम का अगर पेशेंट होगा तो वो बटक पेन ज्यादा होगा। उसी पेशेंट को उल्टा लिटा के जब आप उसके बटक पेन प्रीफॉर्मस को प्रेस करेंगे तो पेशेंट कहेगा मेरी सिम्टम बढ़ रही है, लेकिन जब आप कमर पे करेंगे तो वो कहेगा नहीं इतनी नहीं बढ़ रही, आपके दबाने से सिर्फ पेन हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट कि बैक पेन अगर ज्यादा हो, बटक पेन कम हो, तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि उसको पेरिफॉर्मस की शाटिका है। लेकिन अगर बैक पेन ज्यादा हो और बटक पेन कम हो, तो वो रिफ्लेक्ट करता है इसका L4-5 का शाटिका है। पेन इन एक्सटेंशन एंड वॉकिंग इन स्पाइनल, पेन अगर किसी का एक्सटेंशन में बढ़ रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सटेंशन जो है आपकी वो लॉकिंग और क्लोज पे पोजीशन है। तो जिन पेशेंट्स में स्पाइनल स्टेनोसिस होता है उनका पेन जो है एक्सटेंशन में बढ़ता है। और किसी पेशेंट में अगर फेसिड जॉइंट का कोई प्रॉब्लम है, कोई फेसिड जॉइंट आर्थरो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है और फेसिड जॉइंट की प्रॉब्लम है, तो उसको फ्लेक्शन में पेन ज्यादा बढ़ता है। तो ये कुछ चीजें हैं, ऐसा नहीं कि कंफर्म यही होगा, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर किसी का पेन फ्लेक्शन में बढ़ता है, सिटिंग में बढ़ता है, तो चांसेस है उसको कोई वेस्कुलर क्लॉडिकेशन है, ठीक है। एंड देन टेंड टू अपेयर सडनली कैन, बहरहाल वो शर्टिका का जो पेन है वो एकदम से भी स्टार्ट हो सकता है और वो ज्यादा दिन के लिए क्या ज्यादा हफ्तों तक भी जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है कि L4 का अगर पेन हमारे पास किसी पेशेंट में, अब L4-5 दोनों इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली किसी की L4 जो है नर्व कंप्रेस्ड है, इरिटेटेड है, तो पेशेंट को पेन तो फील होगा, टिंगलिंग भी होगी, लेकिन वो थाई में होगी, नंबर वन थिंग। नंबर टू, पेशेंट आल्सो फील द वीकनेस when he or she perform the SLR and may have diminished knee jerk reflexes। मतलब जिन पेशेंट्स में सिर्फ L4 की इन्वॉल्वमेंट है, L5 की नहीं है, तो उसकी कुछ अलग से पहचान क्या है कि उसको सिर्फ थाई मसल में पेन जाएगा, लेकिन उसके जो नी जर्क है वो भी डिमिनिश मतलब गायब हो जाना, और उसकी वीक एसएलआर होगी। एसएलआर तो डेफिनेटली अफेक्टेड होगी, क्योंकि एसएलआर अल्टीमेटली पोस्टीरियर हिप कंपार्टमेंट के मसल्स अफेक्टेड हो जाएंगे। और दूसरा मेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली L4 की बात हो रही है, ठीक है। तीसरा, अगर किसी को L5 की नर्व जो है वो कंप्रेशन हुई है, तो उसकी जो टिंगलिंग और नमनेस है वो बिलो द नी भी जा सकती है। तो मतलब एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि L4 सिर्फ इन्वॉल्व है या L5 है या दोनों है। तो अगर पेशेंट इस तरह की कंप्लेंट करे जिसमें पेशेंट का थाई तक पेन जा रहा हो, बिलो द नी भी जा रहे हो, लेकिन जो नी के जर्क हैं वो गायब है, नी के जर्क रिफ्लेक्सेस, जो नी जर्क रिफ्लेक्सेस हैं वो गायब है। लेकिन अगर पेशेंट कहे कि नी जर्क रिफ्लेक्सेस के साथ साथ काफ मसल तक भी जो जा रहा है, तो मतलब चांसेस है उसकी L5 भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि L5 के जो डर्माटोम है, जो मायोटोम्स है, वो नीचे बिलो द नी भी जाते हैं, ठीक है। और देन अगर S1 जो है वो इन्वॉल्व हुई है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास जो फुट का, पैर का आगे वाला हिस्सा, मैंने आपको बताया था सूरल नर्व इज द लास्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ द शाटिक नर्व। तो उसकी जो सप्लाई है ना S1 और S2 की, स्पेशली आपके जो एंकल रिफ्लेक्सेस हैं, वो समटाइम आउटर पार्ट ऑफ द फुट की तरफ आते हैं। वैसे यूजुअली शाटिका की पहचान क्या है? पोस्टीरियर टू हिप, पोस्टीरियर टू नी, पोस्टीरियर टू एंकल। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द लास्ट टर्मिनल ब्रांच जो कि आपके S1-2 है, सूरल नर्व जो एंकल को सप्लाई देती है, वो जो फुट का आउटर पार्ट है वो भी आ जाता है। लेकिन इसकी असल पहचान पोस्टीरियर टू हिप, पोस्टीरियर टू नी, पोस्टीरियर टू एंकल है। बट व्हेन यू आर स्पेसिफिकली मेकिंग अ डायग्नोसिस कि भाई शाटिका तो है, लेकिन कौन कौन सा लेवल स्पेसिफिकली अफेक्टेड है, तो S1 को चेक करने के लिए आप आउटर पार्ट ऑफ द फुट पे भी
सेंसस चेक करोगे कि इसका जो है S1 अफेक्टेड है या S1 ठीक है या नहीं है। ठीक है, ओके जी। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन मतलब जो जो चीजें आप अपनी आंखों से देख सको बिना कोई चीजें टच किए। आंखों से क्या क्या देखोगे? पेशेंट का गेट पैटर्न हो गया, पेशेंट का जो अभी आपने लिम्प वगैरह हो गया, कोई पेशेंट लड़खड़ा के तो नहीं चल रहा, पेशेंट किसी एक टांग के ऊपर ज्यादा वजन तो नहीं दे रहा, पेल्विस उसका एंटीरियरली टिल्टेड नहीं है, क्योंकि एंटीरियर पेल्विस टिल्ट कैन आल्सो अफेक्ट एंटीरियर pelvic tilt can also cause the lumbar lordosis and ultimately can cause the back pain etc. तो आप उसका बेसिकली इंस्पेक्ट चेक करते हो। आप उसकी एसएलआर बिना टच किए चेक कर सकते हो। पेशेंट को बोलते हो एक्टिवली जो है एसएलआर परफॉर्म करे। कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रीफॉर्मस के टेस्ट वगैरह हो गए जो वो स्पेसिफिकली परफॉर्म करता है। जस्ट लाइक प्रीफॉर्मस स्ट्रेच टेस्ट है, पेशेंट को एक्टिवली गाइड करो कि वो परफॉर्म कर सकता है। जो टांग अफेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल राइट टांग अफेक्टेड है, पेशेंट को बोलो लेफ्ट वाला घुटना बंद करे और राइट वाला जो एंकल है वो लेफ्ट घुटने के ऊपर रखे और लेफ्ट जो घुटना है वो हिप नी टू चेस्ट परफॉर्म करे। इस बहाने नी टू चेस्ट होगी लेफ्ट की और उस पे पैर राइट एंकल रखा होगा। प्रीफॉर्मल स्ट्रेच जिसको हम आम लफ्जों में कहते हैं। ठीक है, पेल्पेशन मतलब हर वो चीज जो आप पेल्पेट किए बगैर नहीं चेक कर सकते। पेल्पेट क्या क्या करोगे? आपने पीपीवीआईएम परफॉर्म किया, पैसिव फिजियोलॉजिकल पीपीवीएआईएम किया, फॉर एग्जांपल एक एक सेगमेंट को मोबिलाइज किया, L4 को L5 को, जिस तरफ का शाटिका है उसी तरफ आप उसको मोबिलाइज करोगे चेक करने के लिए, और जिस तरफ का शाटिका है उसके अपोजिट आप उसको अवे फ्रॉम पेन मोबिलाइज करोगे ट्रीटमेंट करने के लिए। तो बहरहाल ये चीज है। प्रीफॉर्मस सिंड्रोम से आ रही है तो आप उसमें क्या चेक करोगे? प्रीफॉर्मस का रिलीज चेक करोगे। आप फौरी तौर पे उल्टा लिटा के प्रीफॉर्मस जिस एरिया में मिलता है मीडियली वहां पे आप उसको कंप्रेस करोगे। तो दिस इज हाउ यू आर पैल्पेटिंग दी पाइफॉर्मस मसल। मोटर एग्जामिनेशन में जैसे कि हमने बताया कि L4 आपने चेक किया, L5 आपने चेक किया, ये न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है। मोटर एग्जामिनेशन में हम पेशेंट की मूवमेंट करवाते हैं। डर्माटोमल या डर्माटोम चेंज करने के लिए हम सेंसस चेक करते हैं। मोटर एग्जामिनेशन में फॉर एग्जांपल L5 को चेक किया, लेट सपोज एल मतलब देखना है कि L5 से मूवमेंट क्या क्या हो रही है। लेट सपोज हम पेशेंट को कहते हैं पंजों के बल चलो ताकि हम एक सेगमेंट को चेक करें। हम कहते हैं हील अपने पंजे ऊपर करो, आप अपने एड़ियों के बल चलो, तो हम L4-5 को चेक करते हैं। एंकल के रिफ्लेक्सेस चेक कर रहे हैं, S1 को चेक करते हैं। दिस इज हाउ यू आर डीलिंग। मोटर एग्जामिनेशन मतलब मसल्स को इस्तेमाल करके उसको एग्जामिन करना। और एम फॉर मोटर, एम फॉर मसल हमेशा याद रखिएगा। और न्यूरल या डर्माटोमल एग्जामिनेशन मतलब डर्माटोम हम चेक करते हैं स्किन से। हॉट एंड कोल्ड चेक करा लिया, सेंसस चेक करवा लिए, आपके पिंस एंड नीडल्स, आपके न्यूरोहेमर्स के थ्रू आपने रिफ्लेक्सेस चेक किए। आपने फॉर एग्जांपल वहां पे सुई या कोई शार्प ऑब्जेक्ट से वहां पे उसको स्ट्रोक किया, स्ट्रक किया, टैप किया ताकि चेक करने के लिए। जिस तरह नर्व डर्माटोम हम एग्जामिन करते हैं, आपने उसको हॉट एंड कोल्ड पे चेक करवाया, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन रूई के थ्रू चेक किया। दिस इज हाउ यू आर डीलिंग द डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। हम चेक करेंगे बाय यूजिंग दी न्यूरोहेमर या विदाउट द न्यूरोहेमर। ये होता है कि जिस फॉर एग्जांपल नी जर्क है, नी जर्क के लिए पेशेंट को सुपाइन में भी लेटाया जाता है, प्रॉन में भी आप उसको चेक कर सकते हो। और पेशेंट के पॉपुलेटर स्पेशली L4 जहाँ से जो नर्व है फॉर एग्जांपल वहां पे आप उसके रिफ्लेक्सेस चेक करते हो। एंकल के लिए आप उसके एक्लियस टेंडन पे हिट करते हो। पेशेंट आमतौर पे सिटिंग पोजीशन में हो सकते हैं, हाफ लाइन में होता है, और पेशेंट का एंकल रिलैक्स पोजीशन में होगा और आप उसके जो एक्लियस टेंडन है वहां पे हिट करते हो, और अगर सही जगह पे लगती है तो एंकल उसका जिस तरह मूवमेंट करेगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर चेकिंग द रिफ्लेक्सेस। लास्टली द यूनिलेटरल फुट ड्रॉप। अगर कोई पेशेंट जो है पैर को घसीटता हुआ आ रहा है या कोई एंकल फुट ऑर्थोसिस यूज कर रहा है, इट मीन उसका फुट जो है वो ड्रॉप है। अगर फुली पैरालाइज्ड है तो फुट ड्रॉप पैरालिसिस, अगर वीक है तो फुट पैरासिस। ठीक है, इस तरह करके आप चेक करते हो। अब जैसे आपके सामने एक डेमो है, जब हम एसएलआर करवा रहे हैं तो पेशेंट का अगर 30 से 70 के दरमियान, यूजुअली 30 से 60 के दरमियान पेन मिलता है तो वो आपकी शाटिका कहलाती है। 30 से नीचे हो, 0 से 30 में, तो वो ड्यूरा का हो गया। 60 से ऊपर हो तो फॉर एग्जांपल आपके पास एसआई जॉइंट की कोई पैथोलॉजी हो सकती है। लेकिन 30 से 60 में शाटिका की सिम्टम इजिली मिल जाती है और पेशेंट की पेन ट्रेवल करेगी, रेडिएट करेगी। अब आपके सामने है फॉर एग्जांपल जैसे आप एसएलआर कराते हो तो 0 से 35 में लाजमी नहीं कि शाटिका हो, लेकिन 35 से 75 या 35 से 70 में आपको शाटिका मिलती है। 70 से ऊपर अगर मिले तो वो एसआई जॉइंट की पैथोलॉजी कहलाती है। तो ये भी आपका एक डिफरेंशिएट पॉइंट ही। अगर आप देखोगे कि 30 से 70 के दरमियान, 30 से 70 या 30 से 60 के दरमियान ही क्यों? क्योंकि जो 0 से 30 डिग्री है ना, वहां पे जब आप उसको एसएलआर करते हो तो एग्जैक्टली नर्व के ऊपर स्ट्रेच नहीं आ रहा होता। 30 के बाद जब आप करना शुरू करते हो, स्पेशली विद द एंकल डॉर्सिफिलेक्शन, तो शाटिक नर्व के ऊपर अच्छा खासा
स्ट्रेच आता है, स्ट्रेस आता है। जब उसके ऊपर स्ट्रेच आएगा, उसके हैमस्ट्रिंग का प्रेशर आएगा, तो ही वो नर्व डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 0 से 30 के दरमियान बेसिकली स्लैक इतना स्टैटिक नर्व के ऊपर इतना नहीं आता, लेकिन जैसे 30 से 60 के दरमियान वो जाती है तो टेंडन जो टेंशन है मसल्स का वो बाकायदा स्टैटिक नर्व के ऊपर आ रहा होता है, और स्पेसिफिकली जब आप एंकल डॉर्सिफ्लेक्स करवाओगे तो ये कंप्रेशन बढ़ती जाएगी। तो जो टेंशन और जो मूवमेंट है वो स्टैटिक नर्व को डिस्टर्ब करेगी, और अल्टीमेटली जो पेन है वो जो नर्व की सिम्टम्स हैं वो रेडिएट करेंगी। और उसके बाद जो 70 डिग्री के बाद है उसको फिर से जो नर्व के ऊपर जो प्रेशर था वो कम हो जाता है, तो इसीलिए स्टैटिक नर्व 70 के बाद जो है वो एग्जामिन नहीं की जा सकती। ठीक है, क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूं, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अभी 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 हमने बात की। सबसे पहले पेशेंट को मुस्तकिल परसिस्टेंट पेन तो होगा, लेकिन इट मस्ट बी रेडिएटिंग। रेडिएटिंग और रेफर्ड पेन का मैं फर्क बता चुका हूं। रेडिएट हमेशा नर्व पेन होगा, जहां पे नर्व पेन की बात होगी वहां पे नर्व पेन के लिए हम रेफर्ड वर्ड नहीं रेडिएटिंग वर्ड यूज करेंगे, और जहां पे किसी और स्ट्रक्चर का पेन अगर फैल रहा है तो वो रेफर्ड पेन में आ जाएगा, ये आपने याद रखना है। पेशेंट को बटक पेन होगा अगर पेशेंट में जो है पारिफॉर्मस सिंड्रोम है, नमनेस, पैरास्थीसिया, डिफिकल्टी विद वॉकिंग, ये तो बिल्कुल कॉमन सी चीजें हैं। पेशेंट को स्वेलिंग हो सकती है लेग में, क्योंकि शाटिका भी एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ही है, तो वो क्वाइट पॉसिबल अगर एक्यूट हो तो वहां पे उसको नर्व की इन्फ्लेमेशन मिल सकती है, और लेग्स में भी स्वेलिंग जा सकती है। एग्रीवेशन ऑफ पेन होगा जब पेशेंट स्पेशली एक्टिविटी करेगा या प्रोलॉन्ग सिटिंग करेगा, जस्ट लाइक वॉकिंग या स्क्वेटिंग, वो भी हम पढ़ चुके हैं, ये पोजिशनल मूवमेंट बेस्ड है। पेन जो कम होगा जब पेशेंट लेट जाएगा, क्योंकि मैंने आपको डिस्कस किया था अगर ज्यादा सिटिंग में ज्यादा स्टैंडिंग में पेन है तो उसी पेशेंट को सीधा लेटने में इतना पेन नहीं होगा। ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन भी पेन वाइल पेशेंट सीधा सीधा लेटा हुआ हो सुपाइन में, और अगर एक्सटर्नली रोटेट करता है पेन तो वो पॉजिटिव प्रीफॉर्मस साइन कहलाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको पता है कुछ चीजें प्रीफॉर्मस की हैं और कुछ चीजें लंबर स्पाइन की शाटिका भी के ऊपर भी हैं। अब आपने डायग्नोसिस बना लिया कि इसको पक्का पक्का शाटिका है, फिर आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, हिस्ट्री ली, पेशेंट में हिस्ट्री में क्या मिला, चीफ कंप्लेन क्या मिली, पेशेंट की पेन है लेकिन इट मस्ट बी रेडिएटिंग। नंबर 1 इप्सिलेटरल, हाँ बायलेटरल भी हो सकता है अगर उसको स्पाइनल स्टीनोसिस है या कोई रीजन है फॉर एग्जाम्पल, नहीं तो यूजुअली आपको इप्सिलेटरल मिलता है, मतलब सेम साइड पे, क्योंकि यहाँ पे डिकसेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। राइट साइड की शादी का तो राइट साइड ही पेन फैलेगा, थाई में पेन मिलेगा, घुटने से नीचे मिलेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाजरेट कैसे करेगा, बाय एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी है वो जो वो स्पेशली वॉकिंग हो गई उससे उसका पेन बढ़ेगा, या बाय एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। रीजन, अगर किसी पेशेंट को पेरिफॉर्मस सिंड्रोम का शाटिका है तो उसकी एडक्शन में और इंटरनल रोटेशन में पेन क्यों मिलेगा, क्योंकि एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन आर अपोजिट। पेशेंट पेरिफॉर्मस मसल का काम क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन, तो जब आप इंटरनल रोटेशन पेशेंट परफॉर्म करेगा तो उस पेरिफॉर्मस के ऊपर स्ट्रेचिंग फोर्स आएगा। जब पेशेंट का पेन स्ट्रेच पेरिफॉर्मस स्ट्रेच होगा तो जाहिर सी बात है जो शॉर्टेंड मसल है जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तो वो अल्टीमेटली पेन कराएगा। ठीक है, सिटिंग इंटॉलरेंस हो सकता है, जिन पेशेंट में पेरिफॉर्मस सिंड्रोम है वो ज्यादा सिटिंग भी नहीं कर पाएंगे, हार्ड सरफेस के ऊपर भी नहीं बैठ पाएंगे। ये कुछ चीजें हैं जो क्लिनिकली आपने रेलेवेंट करनी है। ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा, अगर किसी को पेरिफॉर्मस के ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ग्लूटल के ट्रिगर पॉइंट्स हैं, तो ग्लूटल मसल भी स्क्वीज कर सकते हैं, कंप्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें हमें ऑब्जर्वेशन में मिलेंगी इनको हम देखते हैं। दूसरी चीज हमें क्या मिलेगी, अगर कोई ग्लूटल किसी को ट्रॉफी है, उसके ग्लूटल कंप्रेस हो रहे हैं, उसकी नर्व सप्लाई अफेक्टेड है, तो वो बंदा जैसे ही बैठेगा तो डायरेक्ट जो फोर्स ग्लूटल बर्दाश्त कर रहे थे आपके पेशेंट के, अब डायरेक्टली वो प्रीफॉर्मस के ऊपर प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है, शार्टिक की कोई टेंडरनेस हो, अगर कोई सेक्रोइलियक जॉइंट की टेंडरनेस है, किसी का सेक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन है, तो हम सबको पता है प्रीफॉर्मस मसल सकरम से निकलकर आपका ग्रेटर टोकेंटर पे लगता है, तो अगर किसी में सकरम की कोई प्रॉब्लम है, कोई सकरम का डैमेज है, तो वो भी प्रीफॉर्मस को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि मसल ही सकरम का है बेसिकली। ठीक है, और अगर किसी को शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब है, अगर किसी की एक टांग छोटी एक टांग बड़ी है, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, तो जाहिर सी बात है जिस तरफ की टांग छोटी होगी वहां पे वेव ज्यादा आएगा, वो लंगड़ा के चलेगा, लिम्प करके चलेगा, तो उस तरफ के जो लेग्स हैं, जो मसल्स हैं, वो भी शॉर्ट हो जाएंगे। तो जिन पेशेंट्स में टांग भी शॉर्ट होती है अल्टीमेटली उसके मसल्स भी उस तरफ के टाइट और शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस वगैरह वही हम चेक करेंगे। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, प्रीफॉर्मस साइन। प्रीफॉर्मस साइन कैसे करेंगे, पेशेंट को रिलैक्स होकर सुपाइन पोजीशन में सबसे पहले आपने लेटाना है। जैसे ही पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटेगा आपने उनके दोनों पैर आपस में मिला देने और कहना है पेशेंट को आप प्रेशर कोई भी ना अप्लाई करें, टांगों को अपने पैरों को बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में छोड़ दें।
जैसे ही आपने पेशेंट के दोनों पैर, दोनों अंगूठे एक दूसरे से मिलाकर रखे और पेशेंट ने कोई फोर्स नहीं अप्लाई करना, आपने दोनों अंगूठे मिलाए, मतलब थोड़े से आपने इंटरनली रोटेट करके दोनों हाथों से छोड़ देना है। जिन पेशेंट में प्रीफॉर्मल मसल ज्यादा टाइट होगा वो वाली टांग ज्यादा आउटवर्ड पोजीशन में जाएगी, ज्यादा एक्सटर्नली रोटेटेड होगी। मैं आपको आगे पिक्चर भी दिखा सकता हूँ। तो वहां पर आप कहोगे कि दिस इज द प्रीफॉर्मल साइन। अगर दोनों टांगे एक जैसी जाए दैट इज द नॉर्मल, क्योंकि बायलेटरल प्रीफॉर्मस शॉर्टनिंग बहुत ही कम होती है। लेकिन जो टांग ज्यादा आउटवर्ड रोटेशन में जाए देन यू कैन से कि इसका जो प्रीफॉर्मस है, एक्सटर्नल रोटेटर मेन जो मसल है, वो आपका शॉर्टनड है। फेयर साइन क्या कहलाती है? FAIR। फेयर साइन हम बोलते हैं फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन। पेशेंट का हिप पहले आपने नी टू चेस्ट परफॉर्म की, मतलब फ्लेक्शन आपने परफॉर्म करवाई पहले, फिर इंटरनली रोटेट किया, मतलब घुटना अंदर लेके गए और उसको पहले आपने फ्लेक्शन परफॉर्म की जस्ट लाइक नी टू चेस्ट। अब 90 डिग्री पेशेंट का घुटना 90 डिग्री तक ले आए, हिप की फ्लेक्शन करवाएं, उसके बाद एडक्शन करवाएं, घुटना एडक्ट करें, अंदर की तरफ ले जाएं दूसरे घुटने की तरफ, फिर उसको इंटरनल रोटेट करें। इंटरनल रोटेट मतलब घुटना अंदर की तरफ, काफ जो एंकल है वो बाहर की तरफ। जब हम सिर्फ हिप की एडक्शन परफॉर्म करेंगे फॉर एग्जांपल, तो आपने सिंपली घुटना अंदर की तरफ लाना है। जब आप इंटरनली रोटेट करोगे तो घुटना अंदर आएगा, टिल्ट होगा, घुटना अंदर आएगा, एंकल बाहर जाएगा। तो जब आप हिप फ्लेक्शन में घुटना अंदर लेके आओगे तो ये हिप की इंटरनल रोटेशन होगी। जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में अगर नी को एक्सटेंड करके आप घुटना अंदर ले आओगे, फॉर एग्जांपल अगर आप हिप को फ्लेक्स करो 90 डिग्री और घुटना अंदर की तरफ ले आते हो, तो घुटना डिसाइड करेगा, घुटना अंदर आया तो इंटरनल रोटेशन, घुटना बाहर गया तो एक्सटर्नल रोटेशन। सही है? तो दिस इज हाउ यू परफॉर्म द हिप इंटरनल एंड हिप एक्सटर्नल रोटेशन। तो आपने फ्लेक्शन करवाई हिप की, स्लाइड एडक्शन करवाई, उसके बाद घुटना अंदर ले गए और एंकल बाहर ले गए उसी टांग का। और पेशेंट अगर पेन हो तो वो फेयर साइन है और फेयर पॉजिटिव आएगा। फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक आपके पास फेबर भी होता है, फ्लेक्शन FABER, फ्लेक्शन एबीडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन, वो इसके बिल्कुल रिवर्स है, सिर्फ फ्लेक्शन कॉमन है। उसमें हम क्या करते हैं, घुटना पहले आप फ्लेक्स करते हो जो फिगर 4 पोजीशन है, तो पहले हिप की फ्लेक्शन करके अब आप घुटना बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म करनी है। FABER, एफ फ्लेक्शन, एबीडक्शन, ER एक्सटर्नल रोटेशन, और वहां पर प्रीफॉर्मस आपका एक्टिव होगा। फेयर टेस्ट में स्ट्रेच होगा, दोनों में ये फर्क है। और फेबर टेस्ट शाटिका के लिए नहीं होती आपकी, उसके लिए होती है SI जॉइंट और हिप इंट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी के लिए होती है बहरहाल। और पेस साइन क्या है? पेस साइन यही फेयर टेस्ट है लेकिन सिटिंग पोजीशन में होती है। पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा, हिप 90 डिग्री फ्लेक्स होगा, आपने दोनों घुटने के बाहर से हाथ रखना है और पेशेंट को कहना है दोनों घुटने बाहर ले जाओ, मतलब हिप की एबडक्शन परफॉर्म करो। एक तरीका यह है। दूसरा, दोनों हाथ अंदर की तरफ रखते हो और पेशेंट को कहते हो एडक्शन करो, और आप उसको रेजिस्ट करते हो। तो रेजिस्टेड एडक्शन और रेजिस्टेड एबडक्शन दोनों में पेशेंट को पेन मिलेगा, स्पेसिफिकली रेजिस्टेड एबडक्शन में, क्योंकि जब रेजिस्टेड वो एबडक्ट करेगा तो उसका प्रीफॉर्मल मसल मजीद कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो शॉर्टन मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगेंस्ट योर रेजिस्टेंट, तो वो पेशेंट के पेन की सिम्टम भी बढ़ेंगी। ठीक है? उसके बाद BT मैनोवर है। BT मैनोवर में भी रेजिस्टेड एबडक्शन होगी लेकिन साइडलाइन पोजीशन में। पेशेंट का जो साइड अफेक्टेड है उसके अपोजिट पे आप लेटाओ। लेफ्ट साइड की शैटिका तो पेशेंट को राइट साइड लाइन में लेटाओ और पेशेंट को कहो हिप को फ्लेक्स करे। जब वो हिप को फ्लेक्स करेगा, अब आप घुटने के ऊपर से हाथ रखोगे और पेशेंट को कहोगे घुटना छत की तरफ ले जाए, आसमान की तरफ ले जाए, मतलब हिप की एबडक्शन परफॉर्म करे। जैसे ही वो ऊपर की तरफ ले जाएगा आप उसको रेजिस्ट करोगे, तो अल्टीमेटली अगेन यू आर परफॉर्मिंग द रेजिस्टेड एबडक्शन। याद रखिएगा, प्रीफॉर्मस अगर आपकी टांग सीधी सीधी है, नी एक्सटेंडेड है आपका, तो प्रीफॉर्मस हिप की एक्सटर्नल रोटेशन करवाता है। लेकिन जब आप हिप को फ्लेक्स करते हो 90 डिग्री पे, तो प्रीफॉर्मस का दूसरा काम है हिप की एबडक्शन कराना। ये स्लाइट एबडक्टर भी है आपका। तो जब आप एबडक्शन करवाते हो तो प्रीफॉर्मस थोड़ा सा एक्टिवेट होता है, जब आप उसको रेजिस्ट करोगे तो प्रीफॉर्मस ज्यादा एक्टिवेट होगा और वो पेन करवा सकता है। इसको हम कहेंगे BT मैनोवर। और फाइनली हजल टेस्ट, जिसको हम शैटिक के लिए SI जॉइंट के लिए करते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब सबसे पहले आपके पास प्रीफॉर्मस पॉजिटिव साइन है या प्रीफॉर्मस साइन है। आपने पेशेंट को सीधा सीधा लेटा दिया। अगर आप नोट कर सकते हो कि राइट साइड का जो पैर है वो ज्यादा एक्सटर्नली रोटेटेड है, तो आपने क्या करना है, पेशेंट के दोनों थंब पहले मिलाने, इंटरनली रोटेट करने थोड़े से बिल्कुल, और पेशेंट को कहना है कि आपने रिलैक्स हो जाना है। और फिर आप जैसे दोनों हाथ निकालोगे, जो प्रीफॉर्मस ज्यादा टाइट होगा उस तरफ उसका पैर ज्यादा जाएगा, जैसे कि आपके सामने है राइट साइड। ठीक है? फेयर टेस्ट सिटिंग में भी हो सकता है, साइडलाइन भी हो सकता है। पेशेंट का अफेक्टेड कौन सा है? राइट साइड। पेशेंट ने लेफ्ट साइड लाइन पे लेटना है, राइट टांग जो अफेक्टेड है वो ऊपर करनी है। पहले हिप को फ्लेक्स किया, जैसे हिप को फ्लेक्स किया 90 या 80 डिग्री तक, फिर पेशेंट थेरेपिस्ट ने
घुटने के ऊपर हाथ रख के पेशेंट को कमांड करना है, अब आप घुटना ऊपर उठाने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे ही वो ऊपर उठाएगा और पेशेंट को पेन हो जाएगा। ये है बीटी मैनोवर। फेयर टेस्ट जो आपके सामने पिक्चर है, इसमें पेशेंट क्या परफॉर्म करेगा कि पेशेंट ने फ्लेक्शन की और एडक्शन की। एडक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है, घुटना वो राइट वाला जो घुटना है वो लेफ्ट घुटने की तरफ लेके जा रहा है, आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है। तो फ्लेक्शन परफॉर्म की, थोड़ी एडक्शन परफॉर्म की और फिर इंटरनली रोटेट किया। और पेशेंट थेरेपिस्ट ने क्या करना है, ऊपर से फोर्स लगा के इसको मैक्सिमली भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा फोर्स देके इसको इंटरनली रोटेट कराना है। और जिन पेशेंट में इंटरनल रोटेशन आप पैसिवली परफॉर्म करोगे और पेशेंट का परफॉर्मेंस टाइट होगा तो वो पेनफुल होगा, क्योंकि इंटरनल रोटेशन में परफॉर्मेंस स्ट्रेच में जा रहा होता है। ये दूसरी पेस साइन है जिसको हम पिरिफॉर्मस सिंड्रोम कहेंगे। ये सिटिंग में भी परफॉर्म की जाती है, फिगर नंबर बराबर वाली सेकंड फिगर देख लो। और सुपाइन में भी हो सकती है। पेशेंट ने सुपाइन पोजीशन में दोनों घुटने बैंड किए 80 डिग्री या 90 डिग्री तक, और पेशेंट थेरेपिस्ट ने दोनों घुटनों के आउटवर्ड साइड से हाथ रखना है और पेशेंट को परफॉर्म करना है, दोनों घुटने बाहर ले जाओ। मतलब अब जब आप घुटने हिप फ्लेक्स करोगे तो अब आपके पास परफॉर्मेंस मसल का काम क्या है, हिप की एबडक्शन करवाना। जब हिप एबडक्ट करेगा और आप उसको रेजिस्ट करोगे, रोकोगे, पेशेंट की सिम्टम कहाँ होगी, शाटिका की सिम्टम डेवलप होगी, स्पेशली पेशेंट के बटक पेन ज्यादा होगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे पेस साइन। आप इसको पॉजिटिव कहोगे जब पेशेंट का पेन बढ़ेगा। देन फिर प्रीफॉर्मस सिंड्रोम है। प्रीफॉर्मस सिंड्रोम में क्या होगा कि डायरेक्टली प्रीफॉर्मस को पेल्पेट किया प्रोन में, या आपने जो है वो साइडलाइन पोजीशन में, और डायरेक्टली उसके ऊपर टेंडरनेस चेक की। अब अगर बल्कि ज्यादा है पेशेंट, आप एल्बो अपनी कोनी से ओलिकेनॉन से डायरेक्टली प्रेस कर सकते हो। अगर लीन बॉडी है तो आप अपने एंकल से नकल से और अपनी फिस्ट बनाकर भी चेक करते हो। ये आप क्या करें, एग्जैक्टली प्रीफॉर्मस में टेंडरनेस चेक करें और पेशेंट पॉजिटिव कैसे आएगा, पेशेंट की सिम्टम बढ़ेंगी। देन लेस्गी साइन, जिसको आम लफ्जों में एसएलआर भी आप कर सकते हो, लेकिन फर्क इसमें ये है एसएलआर पेशेंट एक्टिवली करता है, यहाँ पे आप पैसिवली एंकल डोर्सिफिलेक्शन करवाते हो। और देन सिलम टेस्ट भी करते हैं। सिलम टेस्ट वैसे ड्यूरा मेम्ब्रेन का टेस्ट है, लेकिन शाटिका के लिए भी एग्जामिन कर सकते हो। और इसके लिए आसान तरीका है, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा, सबसे पहले पेशेंट अपनी गर्दन और अपनी स्पाइन को फ्लेक्स करेगा, क्योंकि आपकी जो ड्यूरा मेम्ब्रेन है वो ऊपर गर्दन से निकल रही होती है। लेकिन आपकी जो शाटिक नर्व अगर परफॉर्म करनी है तो आप सिंपली हिप के ऊपर का पार्ट नहीं छेड़ोगे, सिर्फ एसएलआर करते हो। लेकिन जब आप पूरी ड्यूरा मेम्ब्रेन को टच स्ट्रेस देना चाहते हो तो आप ऊपर से गर्दन का पूरा स्ट्रेस देते हुए आओगे। तो पेशेंट ने पहले आगे गर्दन झुकाई, फिर थोरेसिक झुकाई, और फिर पेशेंट को कहना है अब आप अपना घुटना सीधा करें, मतलब हिप नी की एक्सटेंशन करें, और पेशेंट को वही शाटिका की सिम्टम रेडिएट करेंगी, ठीक है। और रेडिएशन हमेशा प्रोक्सिमल टू डिस्टल होंगी, कभी भी डिस्टल टू प्रोक्सिमल नहीं। तीर का निशान आपको शो कर रहा है कि पेशेंट का पेन हिप से शुरू होकर उस तरफ जाना लाजम है। बीटी मैनोवर या बीटी टेस्ट, पेशेंट वही साइडलाइन पोजीशन में, और पेशेंट को कहना है कि अपना हिप फ्लेक्स करे और घुटना ऊपर की तरफ ले जाए, और थेरेपिस्ट उसको पहले एडक्ट करेगा। थेरेपिस्ट एडक्ट करेगा, या बस आसान लफ्जों में थेरेपिस्ट ने डाउनवर्ड फोर्स लगाना है, और जो रेड कलर का तीर का निशान है वो शो कर रहा है कि पेशेंट ऊपर को अप्लाई करेगा। अल्टीमेटली मूवमेंट कौन सी हो रही है, रेजिस्टेड हिप एबडक्शन। फिर ये प्रीफॉर्मस रिलीज है, अब ट्रीटमेंट है। पहले आप एग्जामिन करते हो, अब आप उसको रिलीज कर सकते हो। अगर आप गौर से देखेंगे, पेशेंट का जो एंकल है वो घुटना अंदर की तरफ जा रहा है, एंकल बाहर को जा रहा है। इट मींस अल्टीमेटली ये पेशेंट्स की इंटरनल रोटेशन में रिलीज कर रहा है, मतलब पेशेंट के प्रीफॉर्मस को स्ट्रेच करके रिलीज कर रहा है। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये दूसरा तरीका है रिलीज करने का, आप डायरेक्टली प्रोन पोजीशन में भी उसको रिलीज कर सकते हो। सेल्फ प्रीफॉर्मस स्ट्रेच पेशेंट को गाइड कर सकते हो। अब इसमें प्रीफॉर्मस के किस मसल में स्ट्रेच आ रहा है, राइट साइड वाले में। राइट जो एंकल है वो पेशेंट ने अपने लेफ्ट उस पर रखा हुआ है घुटने के ऊपर, और पेशेंट ने घुटने को अंदर से पकड़ा हुआ पॉप्लिटेल एरिया से। अब उसको जब नी टू फ्लेक्स करेगा, नी टू चेस्ट परफॉर्म करेगा, तो राइट प्रीफॉर्मस पे स्ट्रेच आएगा। और अगर ये एग्जामिनेशन है तो पेशेंट को पेन होगा, अगर ये ट्रीटमेंट है तो पेशेंट को स्ट्रेच कुछ सेकंड के लिए सस्टेन करना है। सेल्फ प्रीफॉर्म स्ट्रेच का दूसरा तरीका भी यही है। ओके, ये एक तीसरा तरीका है। शार्टिक नर्व को अगर मोबिलाइज करना है तो ये आपके पास तरीका है, बैंड के साथ कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो नी एक्सटेंशन के साथ। ओके, ये सारे पॉसिबल्स हैं। प्रीफॉर्मस रिलीज हम टेनिस बॉल के साथ भी कर सकते हैं, यही जो आप नकल ओलिकेनॉन कोनी से कर रहे थे। अब आपने टेनिस बॉल इसके ऊपर रख के, पेशेंट ने सुपाइन लेटना है, बॉल प्रीफॉर्मस मसल के ऊपर रख के उसके ऊपर अपने हिप्स उठाकर उसके ऊपर रोल करना है, स्लाइड करना है आगे पीछे, या उसको सर्कुलर रोल करना है। देन फिर इसका मैनेजमेंट है। बाकी मैनेजमेंट मेडिसिन वगैरह में हम नहीं देखेंगे। फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ स्टाइल जो है मॉडिफाई करेंगे। पेशेंट जहाँ पे बैठ रहा है हार्ड सरफेस पे, हम उसको सॉफ्ट सरफेस पे ले आ सकते हैं।
दिस इज हाउ वी कैन डील। फार्माकोलॉजिकल में एनसेड वगैरह पेन किलर भी दे सकते, मसल रिलैक्सन भी दे सकते हैं, मसल इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। दूसरा मैनेजमेंट कंजर्वेटिव है, पेन मैनेजमेंट का लिए आपने जो भी परफॉर्म किया, या पर फिजिकल थेरेपी है आपका, जो ये सारी था मैनेजमेंट फिजिकल थेरेपी के थ्रू था। ओके जी, तो ये सारा हमारा था। अच्छा, अगर प्रीफॉर्मेंस के अलावा आपके पास उससे आ रहा है, लंबर स्पाइन से आ रहा है, तो लंबर में जो हमने लंबर की मोबिलाइजेशन की वो आप परफॉर्म करोगे, कोबरा मैकेंजी ये सारी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करवाओगे। इसमें कभी पेशेंट को पेन नहीं होगा, अलबत्ता स्पाइनल स्टीनोसिस है तो एक्सटेंशन एक्सरसाइज नहीं, फ्लेक्शन पैटर्न करवाओगे। लेकिन अगर लंबर स्पाइन के सिंपल पेन आ रहा है, स्टीनोसिस नहीं है, सिर्फ डिस्क बल्ज है, तो आप एक्सटेंशन एक्सरसाइज करा सकते हो और लंबर को मोबिलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, सो मेरे ख्याल से शाटिका इज डन। अगर आपका शाटिका से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर इंशाल्लाह कल हम फिजिकल क्लासेस करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा और उसको मैं अपलोड करके आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरे ख्याल से शाटिका इज डन। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह दो मुख्तलिफ कंडीशन के साथ मिलेंगे, और नेक्स्ट जो फिजिकल क्लासेस हैं फॉर द डीजी खान, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इन डीजी फिजिकल क्लासेस के बाद फिर आपकी कुछ ऑनलाइन क्लासेस हैं, और दैट वुड बी, फिर वो ऑनलाइन क्लासेस सितंबर के मिड या सितंबर के एंड में भी हो सकती हैं, और उसके बाद आपका छोटा सा पेपर होगा। ठीक है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टिल यू हैव 1 मंथ, आपके पास अगस्त का पूरा माह है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं मीटिंग को यहाँ पर एंड करने लगा हूँ, अगर है तो फिर हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। आज और यस्टरडे, यस्टरडे वाली इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने आपको रिकॉर्डिंग दे दी है। मैंने आपको जो लिंक भेजा हुआ है ग्रुप में शाजीन, वो देख लें, उसको ओपन करके देख लें। मैंने वो यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया, स्पाइनल मोबिलाइजेशन वाला लेक्चर। बाकी आज वाला डेफिनेटली इसकी रिकॉर्डिंग मैं कल तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और कुछ? ओके जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको एंड अप कर रहे हैं। ठीक हो गया, थैंक यू एवरीवन। और वंस अगेन इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और अब आपका जो सर्टिफिकेट है वो इंटरनेशनली भी वैलिडेट हो चुका है। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में एक लिंक भेजूंगा सीपीडी आवर्स की वेरिफिकेशन वाला, आप लोग अपने सर्कल में भी उसको चेक करवा सकते हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, दोनों ऑप्शन आपके पास है, मेडिक प्रो के साथ भी जा सकते हैं, हमारे साथ भी जा सकते हैं, नो इशू विद इट। और लास्टली आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन कि जो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो काइंडली आप इस नेक्स्ट वीक, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक जो है करवा दे, क्योंकि उसके बाद आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी, तो ताकि आपके पास सितंबर का मंथ आ जाए। तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी, उस तक जो भी जिन बच्चों की सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो काइंडली आहिस्ता आहिस्ता शेयर कर दे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात ऑनलाइन हम मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।